कुनिंद शासकों का जो हमने इतिहास पढ़ा था उसके बाद डायरेक्ट आपका कत्यूर नहीं आए थे, ठीक है। यहाँ एक बहु अराजकता का युग शुरू हो गया था। बहु अराजकता मतलब ऐसी अव्यवस्था जो कई लोगों द्वारा फैलाई गई, मतलब कोई एक साम्राज्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कहा जाता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व जो कुनिंद शासक था, कौन? अमोघ भूति, इसकी मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कुनिंदों का पतन शुरू हो गया। और जैसे ही कुनिंदों का पतन शुरू हुआ, वो युग साम्राज्यवाद था, कमजोरी ढूंढते थे आसपास के शासक, तो उन्होंने यहां कमजोर होते साम्राज्य को देखा तो सबने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करा। तो इसमें कई विदेशी भी हैं, देसी भी हैं और स्थानीय भी हैं, समझ गया ना। तो इनमें कुछ शासक ऐसे हैं, समझ गया ना, जो आपका विदेशी हैं, खासकर दो। कुनिंदों के बाद उत्तराखंड में दो आपके विदेशी शासकों की सत्ता स्थापित हुई। एक थे कौन? शक, और एक थे आपके कुषाण। शक थोड़ा पहले आ गए थे कुषाणों से, ठीक है। भारत आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, इनका आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल से शुरू हो गया था। सबसे पहले आक्रमणकारी थे यवन, जिन्हें हम इंडो ग्रीक बोलते हैं, जिनमें बहुत महान शासक हुआ मिनांडर, समझ गया ना, जिस पर आपका मिलिंद पन्हो लिखा गया है, मिनांडर, ठीक है। तो ये मिनांडर आपका यवन शासक था। वैसे ही शकु में एक बहुत फेमस शासक हुआ है रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखा भारत का पहला अभिलेख, समझ गया ना। वैसे ही आपका पहलव, एक तो पल्लव है, पल्लव तो दक्षिण के शासक हैं, पहलव, समझ गया ना। पहलव आपके कहां से आए थे? ईरान से आए थे, समझ गया ना। पहलवों में गोर्दोफर्निस एक महान शासक हुआ है, ठीक है। कुषाणों में तो आप जानते ही हो कनिष्क बहुत महान शासक हुआ, समझ गए। तो इन दो शासक, ये चार शासक विदेशी थे, इनमें से दो ने उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किसके बाद? कुनिंदों के पतन के बाद। अब शकु ने किया, इसके प्रमाण है उत्तराखंड में चलने वाला शक संवत, और दूसरा सूर्य उपासना, ठीक है। कहा जाता है कि कटार मल्लिक का जो सूर्य मंदिर है उस पर इन्हीं का प्रभाव है। हालांकि वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच किसने बनवाया था? आपके जो कत्यूर शासक थे उन्होंने बनवाया था, परंतु क्या, कटार मल्ल नामक शासक ने, परंतु उस पर सारे जो प्रभाव हैं वो शकु के, ठीक है। शकु की उपस्थिति के प्रमाण तो ये हैं। और जो कुषाण है, क्योंकि कुषाण उत्तर भारत की क्या हो गई थी, बहुत महान शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे कनिष्क के शासनकाल में, समझ गए ना। और कनिष्क महायान बौद्ध अनुयायी था, क्योंकि एक्चुअल में कनिष्क के समय ही जो बौद्ध धर्म है उसकी दो शाखाएं हुई थी। कौन कौन सी? महायान और हीनयान, समझ गया ना। स्थाविर और महासंघिक, वैसे तो बौद्ध धर्म में दो विचारधाराएं पहले ही आ गई थी, दूसरी बौद्ध संगति में ही दो विचारधाराएं आ गई थी, स्थाविर और महासंघिक नाम से। वही बाद में क्या बन गई? हीनयान और महायान बन गई कनिष्क के काल में। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था, समझ गया ना। और उसे मतलब भारत में द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है बौद्ध धर्म के संरक्षण के मामले में, समझ गया ना। उत्तराखंड में 3 स्थान, एक है आपका गौविशाण, जिसे आप क्या बोलते हो आजकल? काशीपुर, क्या बोलते हो? काशीपुर। दूसरा आपका मोर ध्वज, जिसे आजकल बोलते हो आप लोग कोट द्वार, ठीक है। और तीसरा आपका वीर भद्र, जिसे आजकल आप बोलते हो क्या? ऋषिकेश वैसे पुराना नाम है, लेकिन इनमें इसका नाम क्या आया है? वीर भद्र आया है। ये जो आपके 3 नाम हैं, कौन? गौविशाण, मोरध्वज और वीरभद्र। इन तीनों स्थानों पर जो किले मिले हैं, उन किलों पर बहुत सारी ऐसी आपकी पुरातात्विक सामग्रियां हैं जो सीधे सीधे किससे? कुषाण और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि
यहां पहाड़ों पर तो आए या नहीं आए, लेकिन जो तराई की पूरी पट्टी है इस पर कुषाणों का शासन स्थापित हो गया था। दो ये तो है विदेशी, समझ गए। इसके बाद एक महान शक्ति जिन्होंने कुषाणों का दमन किया वो थे यौधेय। कौन थे? यौधेय शासक। ठीक है, यौधेय शासकों के आपके मुद्राएं और अभिलेख दोनों चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, यौधेय शासकों ने कुषाणों के बाद यहां पर सत्ता स्थापित करी। इसके प्रमाण है आपका एक तो जौनसार, भाबर से प्राप्त मुद्राएं और एक कालो डांडा। कालो डांडा आजकल क्या बोलते हैं इसको? पौड़ी। क्या बोलते हैं? पौड़ी। इससे प्राप्त मुद्राएं और एक देहरादून के बड़वाला, जहां ईंटों पर अभिलेख मिला था ना, बड़वाला से एक क्या मिली है? यज्ञ वेदिका, जो यौधेय शासक सील वर्मन की बताई जाती है। यौधेय शासक सील वर्मन की बताई जाती है। समझ गया ना? तो कहा जाता है कि जब उत्तराखंड में आपके कुनिंदों का पतन हुआ तो दो शक्तियों ने, पहले शकु ने और फिर उसके बाद कुषाणों ने इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी रहे। इसी के कारण इनमें ये प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर स्थानीय यौधेय शासकों ने इनके प्रभाव को समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि यह क्षेत्र गुप्तों के अधीन हो गया था। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसके अनुसार कुछ समय तक यहां पर फिर आपके किसने शासन करा? गुप्तों ने। मतलब डायरेक्ट नहीं करा, यहां के जो शासक थे, समझ गया ना, उसे आपका क्या कहा गया है? कर्त्री पूर्व। समझ गया ना? ये छोटा सा राज्य पहाड़ों पर स्थापित हो गया था और ये था अधीन किसके? गुप्तों के। ठीक है, गुप्तों का लगभग 455 ईस्वी में पतन हो गया। 455 467 में। समझ गया ना? स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों के क्या है? उत्तरवर्ती शासक है, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही नहीं है। समझ गया ना? प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्कंदगुप्त तक 5 शासक बहुत महान हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इन पांचों का शासनकाल ही गुप्तों का वास्तविक शासनकाल है। उसके बाद जितने भी शासक हुए वो उत्तरवर्ती शासक कहलाए, उनकी कोई भूमिका है नहीं। समझ गया ना? तो संभवतः ये क्षेत्र भी छूट गया होगा। और इस क्षेत्र में जो यमुना घाटी है, खासकर यमुना घाटी मतलब विकासनगर, कालसी से कहां अंदर आपका जो जौनसार, भाबर और जो देहरादून के मसूरी वाला क्षेत्र है उसकी सीमा बनाते हुए अंदर जो यमुना घाटी जाती है लाखा मंडल की ओर, उस पूरे क्षेत्र में कहा जाता है कि यहां पर आपके जो यदुवंशी है, यदुवंशी यानी कि यदुवंशी मतलब यादव, यदुवंशी अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं एक्चुअल में। समझ गया ना? क्योंकि ये जो हरियाणा है और जो जाटलैंड जिसे आजकल हम बोल रहे हैं, समझ गया ना, इस पूरे क्षेत्र में कभी यादवों की सत्ता होती थी। समझ गया ना? और सेन वर्मन नामक एक व्यक्ति ने इस यादव वंश की स्थापना की थी। वंश की स्थापना की थी और यमुना घाटी में, उत्तराखंड की केवल किसमें? यमुना घाटी में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। यमुना घाटी में किसने? यादवों ने। इसका प्रमाण है लाखा मंडल अभिलेख, जो आपने लिखा ना, किसका था? यादव राजकुमारी ईश्वरा। समझ गया ना? कहा जाता है कि जो आपका ईश्वरा है ये भास्कर वर्मन की बेटी थी। भास्कर वर्मन था यादव राजा, उसकी बेटी थी। इस में आपके यहां पर जो मंदिर है शिव मंदिर, उसका 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में होने का
समझ गया ना। इस अभिलेख का कालक्रम सब इसी समय का पाया गया है और इसमें 12 शासकों की सूची भी है। किसमें? लाखामंडल अभिलेख में, जो इस क्षेत्र में किसकी? यादव वंश की उपस्थिति इंगित कराता है। ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है कि यादवों के बाद आपका इसी क्षेत्र में यमुना घाटी में नागवंशी शासक हुए। कौन से? नागवंशी। ठीक है। गणपति नाग ने इस राजवंश की स्थापना की और इसने अपनी राज्य की स्थापना के दूसरे वर्ष कहा जाता है कि गोपेश्वर मंदिर में एक त्रिशूल स्थापित करा और उस पर लेख लिखवा रखा है। गोपेश्वर का जो आपका मंदिर है उसके प्रांगण में जो त्रिशूल लेख है वो किसका है? गणपति नाग का। गणपति नाग ने अपने साथ साथ 3 और नागवंशी शासकों का इसमें उल्लेख किया है। ठीक है। तो उसमें आपका शायद इसने नहीं करा हो, बाद में जो शासक बनते गए वो अपना नाम इस पे दर्ज कराते गए। गणपति नाग ने इसे लिखवा रखा है, स्थापित भी इसी ने करा रखा है। हमने त्रिशूल लेख 2 पढ़े ना, एक गोपेश्वर वाला, एक बाड़ाहाट वाला। समझ गया ना। तो जो गणपति नाग है, कहा जाता है कि गणपति नाग के बाद स्कंद नाग, विभु नाग और अंशु नाग, ये 4 शासकों की वंशावली इससे मिली है। इन्होंने नागवंशियों ने शासन करा किसके बाद? हाँ, जो आपके कौन थे? यदुवंशी शासक थे, उनकी समापन या उनके यहां पर खत्म हो जाने के बाद। तो अगर आप वहां से आते हो तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से कुनिंदु के पतन के बाद पहले शक आए, फिर कौन आए? कुषाण आए। कुषाणु को यौधेयों ने खत्म करा। यौधेयों के बाद कौन आए? यदुवंशी आए। यदुवंशियों के बाद छंगलेश वंश का भी एक उल्लेख मिलता है। समझ गया ना। लेकिन उस छंगलेश वंश का खाली एक अभिलेख में नाम है और उसके अलावा कोई ज्यादा उसकी आपके कोई उपलब्धियां या उस चीज के बारे में पता नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो आपका यदुवंशी है, यदुवंशियों के बाद नागवंशी आए। समझ गया ना। नागवंशियों के बाद कहा जाता है उत्तराखंड पर कब्जा हो गया था कन्नौज के मोखरियों का। समझ गया ना। कन्नौज के मोखरी, मतलब भारत में जो कन्नौज के मोखरी हैं वो गुप्त वंश के पतन के बाद स्थापित बहुत महान सत्ता थी। कन्नौज सत्ता के केंद्र में था। समझ गया ना। और मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मन, उसके साथ विवाह हुआ था हर्षवर्धन की दीदी राज्यश्री का। समझ गया ना। जब बंगाल के गौड़ नरेश शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो उसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की बड़ी बहन राजश्री के पति यानी कि मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। दोनों मारे गए। ठीक है। उसके कारण कन्नौज की गद्दी क्या हो गई? खाली हो गई। हर्षवर्धन उस समय शासक नहीं था, हर्षवर्धन के भाई शासक थे बड़े, और वो होते थे थानेश्वर के शासक। समझ गया ना। तो हर्षवर्धन के सामने 14 वर्ष की आयु में इतने बड़े साम्राज्य और ऐसी कठिन परिस्थितियां थी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन की जो दीदी है ना, कौन? राजश्री, वो सती होने के लिए जा रही थी। समझ गया ना। तो हर्षवर्धन ने संभवतः शपथ ली कि मैं अपने उन सभी शत्रुओं का नाश करूंगा जिन्होंने हमें इस दुख का कारण दिया है। समझ गया ना। तो कहा जाता है कि 14 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने थानेश्वर में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद गौड़ जाकर के गौड़ नरेश शशांक को वहीं पर क्या आपका हरा करके उसे मृत्यु दंड दिया। समझ गया ना। उसके बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर आकर के अपना जो राजगद्दी है उसे थानेश्वर से कन्नौज स्थापित करा। फिर आपका हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश है वो कहां से चला? कन्नौज से चला। समझ गया ना। तो सीधी सी बात है कि ग्रहवर्मन के बाद इस क्षेत्र में जो आपका सत्ता स्थापित हुई, समझ गया ना, किसके बाद? नागवंशियों के बाद वो हुई थी मोखरियों की। समझ गया ना। मोखरी कहां के थे? मोखरी कन्नौज, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की तराई के। समझ गया ना। मोखरियों का जो ग्रहवर्मन था अंतिम शासक, उसकी हत्या होने के बाद ये संभवतः क्षेत्र आ गया था हर्षवर्धन के अधीन, और हर्षवर्धन के अधीन आया था
ऐसा वह विवरण दो जगहों पर है। एक है आपका हर्षवर्धन का जो दरबारी था, समझ गया ना, हर्षवर्धन का जो दरबारी था उसने जो पुस्तक लिखी कादंबरी, क्या लिखी? कादंबरी। उसमें हर्षवर्धन के राज्य से उत्तराखंड आने वाले लोगों का विवरण है कादंबरी में, और हर्षचरित में भी है। दोनों ही बाणभट्ट की पुस्तक है, आप जानते हो, हर्षचरित भी और कादंबरी भी, ठीक है। और उसके अलावा एक बहुत महान महत्वपूर्ण आपका अभिलेख मिला सीयू की है यात्रा वृत्तांत आपके ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। 3 साल उसने बौद्ध धर्मों का यहाँ आपका क्या बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करा, और कहा जाता है कि उनका चीनी भाषा में अनुवाद करा, और पूरे भारत का संभवतः 134 देश है उसके भारत में उस समय, उन सभी का भ्रमण किया, और अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ ना कुछ किसी न किसी क्षेत्र के बारे में जरूर लिखता था वो, और उसने इस क्षेत्र के बारे में भी लिखा है, और इस क्षेत्र को कहा है पोली हिमोपुलो, पोली ही मो पू लो। इसका अर्थ होता है ब्रह्मपुर। उत्तराखंड को क्या बताया है? क्या बताया है? ब्रह्मपुर बताया है। और हरिद्वार पर आया, और हरिद्वार में उसके द्वारा यह भी उल्लेख लिखा गया कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ब्रह्मपुर में 5 बौद्ध स्तूप थे, समझ गया ना। इस क्षेत्र की यात्रा करने के बाद 5 में से 3 तो यही हैं। कौन से वाले? गौविसाण, ठीक है, मोरध्वज और वीरभद्र, तीनों में ही स्तूप हैं बौद्धों के। कुषाणु ने स्थापित करवाए होंगे ना ये। 2 अन्य, एक उत्तरकाशी से भी मिला है, एक अन्य होगा, समझ गया ना। 5 का उल्लेख करता है वो। तो हर्षवर्धन के काल में इस क्षेत्र में नियंत्रण था, ठीक है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में जो राजवंश स्थापित हुआ था, कहा जाता है कि वो क्या था? पौरव राजवंश। अब एग्जैक्ट स्थिति तो पौरव राजवंश की क्या थी ये पता नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। कब हुई थी? 647 ईस्वी। अब इसके बाद करा है तो ये तिथि बैठती है 647 के बाद, ठीक है। क्योंकि जो आपका पौरव राजवंश है इसके विषय में जानने के हमारे पास बहुत स्रोत नहीं है। एकमात्र स्रोत है अल्मोड़ा का तालेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख। तालेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख, उसी से पता चलता है। उसमें तिथि है नहीं, तो इसीलिए मतलब एक औसत तिथि लगा ली है कि 580 ईस्वी से लेकर के 680 ईस्वी के बीच उत्तराखंड में एक स्थानीय शक्ति हुई थी जिसका नाम क्या था? पौरव। और इनके जानने का स्रोत क्या है पौरवों का? क्या है? तालेश्वर अभिलेख। क्या है? तालेश्वर अभिलेख। तालेश्वर अभिलेख, तालेश्वर मंदिर है शिव का एक, जो अल्मोड़ा के देघाट में है, समझ गया ना। इस मंदिर में खुदाई के दौरान 2 अभिलेख मिले थे, ठीक है। एक था विष्णुवर्मन का और एक था द्युतिवर्मन का। द्युतिवर्मन का जो अभिलेख मिला है उसमें पौरव राजवंशावली मिली है कि पौरवों के जो तालेश्वर अभिलेख है इसमें पौरव वंशावली जो है इसमें 5 शासक के नाम है। विष्णु वर्मन और वृष वर्मन, अग्नि वर्मन, द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन द्वितीय। ये 5 शासकों की एक लिस्ट प्राप्त हुई है। कहां से?
कहां से? तालेश्वर अभिलेख से। ठीक है, और इनका राज्य बताया गया है संभवतः ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर अगर हर्षवर्धन के लेखों में हम गौर करें तो ब्रह्मपुर क्या था? संपूर्ण उत्तराखंड। कुमाऊं और गढ़वाल मिलकर के क्या बनता था? ब्रह्म। क्योंकि ये ब्रह्मपुर नाम उत्तराखंड के लिए पहले पुराणों में भी आ चुका। आपने पढ़ा ना, पुराणों में सम्मिलित रूप से क्या पढ़ा आपने? हाँ, समझ गया ना, इसको पढ़ा आपने खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तरखंड पढ़ा ना। तो ये ब्रह्मपुर संभवतः संपूर्ण उत्तराखंड के लिए प्रयोग में लाया जाता था और पौरव राजवंश की स्थापना इसी ब्रह्मपुर में हुई। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इतिहास है। कब से कब तक का? पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं 8वीं शताब्दी तक का। समझ गया ना। फिर इसके बाद कौन आ गए उत्तराखंड में? कार्तिकेयपुर राजवंश, जिन्हें हम कत्यूर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत स्पष्टता नहीं है, यही है इतिहास। कुछ बहुत चीजें हमें मिली हैं, उसी के आधार पर हमने तय कर लिया है कि यहां ये चीजें हुई थी। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में विदेशियों में शक और कुषाणों का प्रभाव रहा। प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, आधुनिक में तो फिर अंग्रेज कई होंगे ना, गोरखे भी विदेशी हैं हमारे लिए। प्राचीन भारत में कुनिंदों के पतन के बाद जो बहु अराजकता का युग है, उसमें कौन कौन? विदेशियों में कौन कौन है? शक और कुषाण। पहले शक आए, फिर कुषाण आए। शकों के अपने क्या है? साक्ष्य हैं। कुषाणों के अपने साक्ष्य। उसके बाद कौन आया? फिर देशी हैं, यौधे, मतलब यहां स्थानीय यौधे और यदुवंशी आपके हरियाणा और यमुना घाटी वाले क्षेत्र के थे। नागवंशीय यहीं के थे स्थानीय। अगर गुप्तों ने यहां पर अधिपत्य करा था, हर्षवर्धन ने करा था, मोखरियों ने करा था, तो वो उत्तर भारत के महान साम्राज्य हुए, उनके अधीन रहा होगा। समझ गया ना। बाकी आपका पौरव राजवंश है, समझ गया ना। और आपके जो शत्रुघ्न राजवंश वगैरह के भी नाम आते हैं, ब्रह्मपुर ये गौविषाण राजवंश, वो यहाँ के स्थानीय थे। इसमें से पौरव राजवंश का लगभग 1 शताब्दी तक यहाँ शासन करने का उल्लेख मिला है। पौरव राजवंश के बाद फिर उत्तराखंड में कत्यूर या कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापित हो गया। ठीक है, और पौरवों के विषय में बहुत सारी जानकारियां है नहीं, पौरवों के विषय में यही है। और 2 चीजें और मिली है। भूमि का उल्लेख, ठीक है, एक भूमि को कहा गया है केदार और सारी, और एक उस भूमि का जो आपका अधिकारी था उसे भागिक कहा गया है। यह उल्लेख इसी तालेश्वर ताम्रपत्र में, तालेश्वर जो अभिलेख है उसमें मिला हुआ है। उसके अलावा इनके विषय में जानने का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। इसके बाद फिर कत्यूर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड में बहु अराजकता का युग था प्राचीन काल में। भारत में भी बहु अराजकता थी, यहां भी हुई। भारत में अगर एकीकृत साम्राज्य होता तो पूरे देश में ही एकीकृत होता, उत्तराखंड में भी वही होता। लेकिन भारत खुद ही एक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था, तो यह भी नहीं था। समझ गया ना। क्योंकि मौर्यों से लेकर के गुप्तों के बीच भारत में बहु अराजकता थी। 4 तो विदेशी आए, कौन? यवन, शक, कुषाण और पहलव। उसके अलावा त्रिपक्षीय संघर्ष, समझ गया, त्रिपक्षीय बाद में हुआ। उसके अलावा समझ गया ना, सातवाहन है, ठीक है, और आपका ये जो नंद वंश है, समझ गया ना, और सॉरी कण्व वंश, सातवाहन के साथ ही कण्व वंश है, समझ गया ना, शुंग वंश है। ये स्थानीय शासक हुए। इसके अलावा भी कई शासक हुए हैं जिनका उल्लेख हम भारतीय इतिहास में करते हैं। ठीक है, तो अराजकता का युग था, तो सब जगह अराजकता, जिसके समझ जो ताकतवर होता था वो क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेता था। संभवतः उत्तराखंड के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इसीलिए ये जो कुनिंद है, इनकी मुद्राओं के इतिहास के बाद हमें एक स्पष्ट इतिहास मिलता नहीं है। कहां तक? 2री शताब्दी तक तो कुनिंद मुद्राओं से ही हो रहा है ना। 2री शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक 600 वर्षों में ये शासक हुए। ठीक है, शक, कुषाण, यौधे, यदुवंशी, नागवंशी, और उसके बाद मोखरी, फिर उसके बाद वर्धन वंश, फिर उसके बाद पौरव राजवंश। ठीक है, पौरव स्थानीय था, बाकी सारे आपके कहां के थे? नागवंशी और पौरव स्थानीय थे, बाकी सब बाहर से आए थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए हो या फिर विदेश से आए। ठीक।